हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आपको मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एनजीओ के निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से हुई थी, कहाँ से जो ये एनजीओ शब्द है वो कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, बिला बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो होगी, आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होगी, लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन आंसर मिक्स नहीं करने हैं। बस अगर वो निर्माण अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको वो क्वेश्चन लिखना होगा, अदरवाइज उसका आंसर आपको नहीं लिखना पड़ेगा। केवल आज की वीडियो में जो मैं आज बताने वाला हूँ कि एनजीओ के कितने प्रकार होते हैं, एनजीओ क्या है, या एनजीओ के कार्य क्या क्या हैं, आज की वीडियो में वो आप सबको मैं ये चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए अपने आंसर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो 21वीं सदी में व्यावसायिक वर्ग की पारंपरिक क्रियाओं के स्वरूप में बदलाव आया, क्योंकि नागरिक समाज के भीतर विभिन्न हित निरंतर बुलंद व शक्तिशाली हो गए और गैर सरकारी या तीसरे सेक्टर में शामिल हो गए। गैर सरकारी संगठनों एनजीओ ने सरकारी व्यवसाय और समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एनजीओ क्या होते हैं। दोस्तों, यह एक नया शब्द है जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नागरिक समाज के भीतर अपने हितों के लिए खुद काम करता है। उनके हित जब समाज के लिए जरूरी हो तो इस कार्य के जो परिणाम आते हैं उनका हित होता है और उनके संगठित रूप से उभरकर सामने आते हैं, जो उन्हें गैर सरकारी संगठन या एनजीओ कहा जाता है। यह एक अलग शब्दावली है जिसका प्रयोग उन सभी संगठनों के लिए किया जाता है जो ना तो किसी शासकीय स्तर पर या सरकार का अंग है और ना ही निजी लाभ रखते हैं, यानी कोई उनका अपना निजी लाभ नहीं है। एनजीओ शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1950 में हुई। संयुक्त जिसका सरोकार विभिन्न सरकारों से है, ये ऐसे निजी व लाभ संगठनों का संपर्क बनाना चाहता है जो सरकार से मुक्त हो। ये एनजीओ विभिन्न प्रकार की सेवाओं और मानवतावादी गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो दोस्तों, ये था एनजीओ शब्द क्या है। अब हम बात करते हैं कि एनजीओ की परिभाषा हम किस तरीके से दे सकते हैं कि एनजीओ की परिभाषा क्या है। विल्फ्रेड ने एनजीओ की परिभाषा दी है। एनजीओ वे संगठन होते हैं जो विशिष्ट जन उद्देश्य द्वारा उपयोगी लाभ या सेवाएं प्रदान करें, अपनी विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर लाभ का वितरण न करें, स्वयंसेवी या बोर्ड या सदस्य द्वारा लिए गए स्वैच्छिक निर्णयों के आधार पर गठित हो या फिर प्रबल आदर्शों के आधार पर मूल्य दर्शाते हो। तो यह है एनजीओ की परिभाषा। अब आता है ये क्वेश्चन कि एनजीओ से किसका हित होता है। अब ये सवाल हमारे सामने आता है। दोस्तों, इसके दो प्रश्न हैं कि किसका हित होता है। पहला होता है स्वयं हितकारी, जिसमें हम लिखेंगे कि स्वयं हितकारी एनजीओ सदस्य वाले संघ है जिनका निर्माण अपने हितों की यानी कि अपने सदस्यों की हित की पूर्ति के लिए होता है। स्वयं हितकारी के जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम यूनियन, व्यावसायिक संघ, चार्टर समूह आदि। ये क्या है? स्वयं हितकारी है। अब आती है इसकी दूसरी मेन हेडिंग की दूसरा जो सवाल है किसका हित होता है, वो होता है परहितकारी, जिसमें लिखेंगे ये वे संगठन हैं जिनमें पूंजी और श्रम सहायक स्वयं लाभ भोगी वर्ग का हिस्सा नहीं होते, इसका लाभ समाज के लिए होता है, जैसे WWF, केयर, MSF एनजीओ के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम इससे अगली हेडिंग मेन हेडिंग में आते हैं कि एनजीओ का स्वरूप क्या है। एनजीओ का स्वरूप क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसका पहला स्वरूप है गैर सरकारी। ये मेन हेडिंग बनेगी गैर सरकारी। फिर इसमें हम लिखेंगे कि गैर सरकारी से अभिप्राय उनसे है जो प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहकर अपने कार्य करते हैं। एनजीओ का स्वरूप सरकार की तरह नहीं है, ना तो नौकरशाह है, ना ही धीमे और ना ही जनता से दूर से हैं, जिनमें वो स्वयं वो काम करते हैं। एनजीओ सरकार के प्रभाव से मुक्त होकर अपने मिशन, योजना और कार्यों को उनका निर्माण करते हैं। इसमें दूसरी हेडिंग बनेगी इसकी स्वयंसेवी, जिसमें हम लिखेंगे कि भौतिक लाभ या आर्थिक सुविधाओं के बिना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का समूह का योगदान करना, धन, शक्ति व राजनीति से निपटना एनजीओ इनका उद्देश्य है। इसकी मेन तीसरी हेडिंग बनेगी गैर वाणिज्यिक, जिसमें लिखेंगे हम इस शब्द का संबंध किसी की गतिविधि में व्यक्ति, समूह या संगठन की ऐसी भागीदारी से है जो स्वयं लाभ से प्रेरित ना हो। तो इसमें जो चौथी हेडिंग होगी वो होगी उत्तरदायी। उत्तरदायी शब्द का संबंध साझेदारों द्वारा संगठनों के कार्यों की जांच करने से है। आमतौर पर सेवार्थी, प्रदाता, निधिकरण एजेंसी, सरकार, समुदाय और समाज एनजीओ के साझेदार होते हैं। कोई किसी के प्रति
किस दायित्व का वहन कर रहा है या कर चुका है, इसे स्पष्ट करने और सिद्ध करने की स्वेच्छा और सामर्थ्य को उत्तरदायित्व कहा जाता है। और हो सकता है कि कार्य पूरा न हो पाने की जवाबदेही भी इसका अर्थ हो। और एनजीओ को ईमानदार बनाना ही उत्तरदायित्व का उद्देश्य है। तो अब बात करते हैं इसकी हम अगली हेडिंग की, 5 कि गैर राजनीतिक यानी कि नॉन पॉलिटिकल जो होते हैं, उसमें हम लिखेंगे कि गैर राजनीतिक से अभिप्राय है एनजीओ सामाजिक कार्य के नाम पर किसी दल का रूप ना हो अथवा किसी व्यक्ति दलीय प्रभुसत्ता और राजनीति के शक्ति खेल का भागीदार ना हो। एक एनजीओ से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह गैर राजनीतिक हो। अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की कि एनजीओ के रूप कितने होते हैं। एनजीओ के दोस्तों 2 रूप होते हैं, एक कार्य प्रधान और दूसरा क्षेत्र प्रधान। जो कार्य प्रधान होते हैं वो होते हैं कार्य या भूमिका के आधार पर एनजीओ का निर्माण इन मुद्दों को लेकर होता है कि समर्थन, धर्मों को बढ़ावा, शिक्षा, खेलकूद, कला, शांति और न्याय, मानवाधिकार, सामाजिक कार्य, राहत और विकास और स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि, ये सब कार्य प्रधान होते हैं। और जो क्षेत्र प्रधान होते हैं वो होते हैं क्षेत्रों के आधार पर एनजीओ का गठन समुदाय, प्रदेश, प्रांत, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। दोस्तों अब इसकी हम मेन हेडिंग बनाते हैं कि एनजीओ की शक्तियां और कमजोरी क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी शक्ति के बारे में, फिर बात करेंगे अब इसकी कमी के बारे में। कि शक्ति में हम लिखेंगे कि एनजीओ के पास सार्वजनिक और व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा उपेक्षित वर्ग और विभिन्न लोगों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की विशेष योग्यता है। एनजीओ स्थानीय संसाधन की गतिशील में मदद करते हैं और उनके पास विकास में स्थानीय सहभागिता के कार्यक्रम भी हैं। निम्नतम मूल्य पर सेवा उपलब्ध कराना और समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक हल प्रदान करना उनकी उपलब्धियां हैं। विचारों में खुलापन इन संगठनों की सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें प्रशिक्षण संगठन कहा जा सकता है। इनकी क्षमता का विकास छोटे आकार में प्रशासनिक लचीलेपन के साथ होता है और ये राजनीतिक दबाव से बिल्कुल मुक्त होते हैं। ये इसकी दोस्तों शक्तियाँ थी। अब हम बात करते हैं इसकी कमजोरियों के बारे में, जिसमें हम लिखेंगे कि छोटे आकार और बजट के कारण इनके पास तकनीकी क्षमता का अभाव होता है, क्योंकि उच्च प्रशिक्षित तकनीक और व्यवसायी लोग इस क्षेत्र में भावी नौकरी के लिए ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। प्रादेशिक या राष्ट्रीय प्रभाव के लिए सफल परियोजनाओं को बढ़ाने में एनजीओ की क्षमता सीमित है। छोटे आकार और सीमित संसाधन के कारण प्रशासन तंत्र अवैज्ञानिक है और केवल कुछ ही समितियों पर गहनता से ध्यान दिया जाता है। इन सबके साथ साथ स्टाफ के बढ़ने पर आवश्यक मूल्यों में सर्वसम्मति को बनाए रखना, एक सुनियोजित तकनीकी परिवेश में कार्यकुशलता और विशेषज्ञता के स्तर का विकास करना और सेवार्थियों के प्रति उम्मीदों पर कायम रहने जैसी समस्या भी हैं। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था लगभग पूरा हो चुका है। आप इसमें बचाए निष्कर्ष, जिसमें आप लिख सकते हैं कि एनजीओ शब्द की व्याख्या करने के बाद अंत में कहा जा सकता है कि एनजीओ शब्द एक विस्तृत शब्द है जो अपने लाभ को न देखते हुए समाज के लिए करता है। इसमें सरकार की नीति नहीं होती, वो सभी से मुक्त होकर कार्य करता है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी इस आंसर से बहुत ही हेल्प हुई होगी। आपके जो भी एग्जाम है आप इस आंसर को डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो आंसर है बुक से ही बनते हैं, कहीं अलग से आंसर नहीं बनते हैं। या तो आप बुक से कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप इस वीडियो के जरिए से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इससे कितनी हेल्प हुई है, ताकि मैं और भी इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।